सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ लीगल टर्म्स। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने लीगल मैक्सिम्स को डिटेल में कवर किया है, जो आपके इंट्रेंस प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो अगर आप एक लॉ स्टूडेंट है या फिर लॉ करने जा रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि लीगल मैक्सिम एंड लीगल टर्म्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि काइंडली आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। लीगल मैक्सिम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लीगल मैक्सिम्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक लॉ स्टूडेंट को ये लीगल मैक्सिम्स एंड लीगल टर्म्स पता होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है एक्सेप्टेंस। एवरीबडी नोज व्हाट इज एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस मीन्स टेकिंग एंड रिसीविंग समथिंग इन गुड फेथ। ठीक है, अब एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं है कि आपने चोरी कर लिया और वो एक्सेप्टेंस बन गया। एक्सेप्टेंस मतलब आपको किसी ने कुछ दिया, समथिंग विच समबडी ऑफर्स यू। किसी ने आपको कुछ ऑफर किया, वो चीज़ आपने एक्सेप्ट किया, तो इसे हम एक्सेप्टेंस कहते हैं। तो अब नेक्स्ट है एक्विटल, मीन्स रिलीज। अच्छा, एक्विट का मतलब आपने सुना ही होगा कि कोर्ट हैज़ अक्यूटेड दिस पर्सन। हिंदी में अगर हम बोले तो इसका मतलब है बरी कर देना, किसी भी पर्सन को रिहा कर देना या एक्विट कर देना, मतलब ये निर्दोष है ये बोलकर उसे रिलीज कर देना, तो इसे ही हम एक्विटल कहते हैं। नेक्स्ट इज ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। अब ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन क्या होता है? ये एक अलग तरह का ट्राइब्यूनल और कोर्ट बोल सकते हैं जहाँ पे डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाता है। अब इसकी क्या ज़रूरत? देखिए, हमारे पास कोर्ट है, बहुत वेरियस टाइप्स ऑफ कोर्ट है, जैसे कि फैमिली कोर्ट्स, क्रिमिनल कोर्ट्स, सिविल कोर्ट्स। तो अब इसकी क्या ज़रूरत है? हमारे पास एक्स्ट्रा, हमारे कोर्ट के पास बहुत सारे केसेस हैं, तो इतने सारे केसेस को हैंडल करना पॉसिबल नहीं होता, जिसकी वजह से अलग से ट्राइब्यूनल एंड कोर्ट्स फॉर्म किए जाते हैं। इसका काम यही होता है, ये डिस्प्यूट्स को सॉल्व करे और सुनकर अच्छे से इसका एक सॉल्यूशन दे। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन आई होप आपका क्लियर हुआ होगा। अपील, अपील क्या होता है? जब एक पर्सन किसी लोअर कोर्ट से या फिर किसी एक कोर्ट से कोई जजमेंट पास होता है, उसके बाद वो डिससेटिस्फाइड हो जाता है उस जजमेंट से, तो वो उस जजमेंट के खिलाफ या फिर उस डिग्री के खिलाफ अपील फाइल करता है हायर कोर्ट में। ठीक है, तो इसे ही हम अपील कहते हैं। नेक्स्ट है अरेस्ट। अरेस्ट तो सबको ही पता है कि जब वारंट निकलता है या फिर जब पुलिस किसी को अपनी कस्टडी में लेती है, ठीक है, तो इसे अरेस्ट कहते हैं। इसके बाद आता है असॉल्ट। असॉल्ट का मतलब भी आपने सुना ही होगा। ज़्यादातर असॉल्ट हम देखते हैं कि वुमेन के ऊपर होता है, जैसे लाइक रेप, मर्डर, असॉल्टेड दिस पर्सन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो दिस इज असॉल्ट। असॉल्ट मीन्स किसी को फिजिकली हार्म पहुंचाना या फिर हार्म पहुंचाने की धमकी देना, तो इसे हम असॉल्ट कहते हैं। नेक्स्ट इज बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी का मतलब होता है कि किसी ने सपोज कि किसी को किसी वसीयत से कोई बेनिफिट्स मिलने वाला है, तो इसे हम बेनिफिशियरी कहते हैं। अब ये विल भी हो सकता है, यानी कि वसीयत भी हो सकता है, ट्रस्ट प्रॉपर्टी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है? आपने सुना होगा बेल बॉन्ड भरा है इसने। बेल बॉन्ड ऐसा ही बॉन्ड होता है, एक रिटन अग्रीमेंट, जिसकी वजह से एक पर्सन ये श्योरिटी देता है, मतलब इंश्योर करता है कि वो एक सर्टेन सम ऑफ मनी पे करेगा अगर उसने अपने हिस्से की ड्यूटी परफॉर्म नहीं की तो। बेल बॉन्ड आपने सुना होगा। बेल बॉन्ड, अक्यूज्ड को बेल बॉन्ड भरना पड़ता है इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। इसका मतलब है कि वो अक्यूज्ड एक सर्टेन सम ऑफ मनी को एज अ श्योरिटी रखता है। इसका मतलब होता है जब जब कोर्ट उसे बुलाएगी वो वहाँ पे आएगा, मतलब वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा इन दी कोर्ट ऑफ लॉ। तो इसका ये जो बॉन्ड होता है ना, बेल बॉन्ड, इसमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी पर्सन को भर देना पड़ता है एज अ श्योरिटी। नेक्स्ट इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही हिस्सा है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कब होता है? कि जब कोई पर्सन फेल हो जाता है अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने से। यानी कि एग्जाम्पल से समझते हैं कि ए और बी है, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। सपोज कि ए जो है वो अपना घर सेल करता है बी को, और बी को जो है कंसिडरेशन देना है। अब समझिए कि बी ने हाफ पेमेंट कर दी, बट अब जो है ए जो है अब ये रिफ्यूज़ कर रहा है सेल करने से बी को। तो अब ये क्या हुआ? ए ने अपनी तरफ से ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को सही से नहीं किया, जिसकी वजह से ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब ये बी के ऊपर है, बी अगर चाहे तो ए को ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में कोर्ट ऑफ लॉ में सू कर सकता है। नेक्स्ट इज कॉज ऑफ एक्शन। अब कॉज ऑफ एक्शन सिंपल मतलब यही होता है कि जब कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को कोर्ट ऑफ लॉ में सू करता है फॉर सम रीज़न। अब देखिए, फॉर एग्जांपल बच्चे को उसकी मम्मी ने थप्पड़ मारा, तो क्या वो बच्चा अपनी मम्मी को कोर्ट ऑफ लॉ में सू करेगा? तो ये जो है यहाँ पे जो कॉज ऑफ एक्शन है, जिस एक्शन की वजह से उस बच्चे ने मम्मी को सू किया, तो ये जो है वो इनवैलिड है, क्योंकि एक माँ अपने बच्चे को मार सकती है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है।
एक थप्पड़ तो लगा ही सकती है। सो कॉज ऑफ एक्शन जो होगा वो एक लीगल राइट होना चाहिए, एक लीगल कॉज होना चाहिए कि हाँ किसी का राइट इन्फ्रिंज हुआ है, या फिर किसी का कुछ ब्रीच हो गया है, या फिर किसी ने किसी को असॉल्ट किया है, या फिर किसी का कुछ नुकसान कर दिया, डिफेमेशन का केस है। किसी भी तरीका का एक कॉज ऑफ एक्शन, एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से कोर्ट में हम केस को दर्ज करते हैं किसी के खिलाफ। और अगर हमारा कॉज ऑफ एक्शन जो है वो सही है, यानी कि जिसमें जो फैक्ट्स है वो सब कुछ सही है, तब हमें कोर्ट से रिलीफ मिलता है। रिलीफ मतलब अगर हम डैमेजेस के लिए लायबल है तो हमें डैमेजेस प्रोवाइड किया जाएगा थ्रू द कोर्ट ऑफ लॉ। नेक्स्ट इज civil law. Everybody knows what is civil law. Civil law means law based on a series of written codes or law. एक ऐसा लॉ जो कि सिविल इन नेचर हो, यानी कि उसमें कोई भी क्रिमिनल नेचर का मामला नहीं होगा। जितने भी सारे केसेस आएंगे सारे सिविल होंगे, यानी कि जैसे कि एग्जाम्पल हो सकता है आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यानी कि लीगल रिलेशनशिप, मैट्रिमोनल सूट्स आ सकते हैं जो फैमिली कोर्ट में जाते हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है बट क्रिमिनल मामला नहीं होता है, इसे हम सिविल लॉ कहते हैं। नेक्स्ट इज कंप्लेंट। कंप्लेंट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट दैट यूजुअली बिगिंस अ सिविल लॉ सूट। अब एक कंप्लेन जब जाता है तब उसके थ्रू एक सिविल लॉ सूट फाइल किया जाता है, ठीक है। अब इन द क्रिमिनल केसेस में क्या होता है, कंप्लेन नहीं एफआईआर होता है, जिसकी वजह से क्रिमिनल केसेस की जाती है, और सिविल केसेस में कंप्लेन दर्ज की जाती है, ठीक है। तो ये देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ। नेक्स्ट इज कंसेंट। कंसेंट मीन्स किसी की सहमति लेना। अगर आप किसी के कंसेंट के बिना कोई काम करते हैं तो वो इनवैलिड हो जाता है, ठीक है। सो वॉलंटरली एक्सेप्टेंस ऑफ द विश ऑफ अनदर, किसी ने किसी को कंसेंट दी, सहमति दी कि हाँ ये काम तुम कर सकते हो, तो इसे ही हम कंसेंट कहते हैं। और लॉ कहता है कि बिना किसी का कंसेंट का किसी भी तरह का अगर कोई एक्शन लिया जाता है तो वो इनवैलिड माना जाता है। नेक्स्ट इज कन्विक्शन। कन्विक्शन का मतलब होता है, सिंपल सा मतलब अगर देखें तो, कि जब कोई कोर्ट ऑफ लॉ यानी कि कोई कोर्ट से जब किसी पर्सन को कन्विक्ट कर दिया जाता है, यानी कि दोषी करार दिया जाता है कि हाँ ये पर्सन दोषी है, इसने क्राइम किया है, तो कोई भी डिफेंडेंट जो होता है, डिफेंडेंट को जब दोषी ठहराया जाता है थ्रू द कोर्ट ऑफ लॉ, इसे ही हम कन्विक्शन कहते हैं। यानी कि सिंपल सा मतलब यह है कि एक पर्सन को गिल्टी करार दे दिया गया है कि हाँ इसने ये क्राइम किया है थ्रू द कोर्ट ऑफ लॉ। नेक्स्ट इज क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होता है कि जब विटनेसेस, जब कोर्ट में ट्रायल चलता है तो उसके दौरान विटनेसेस को बुलाया जाता है थ्रू गिविंग समन्स। समन दिया जाता है, समन के जरिए बुलाया जाता है विटनेसेस को, और फिर अगेंस्ट पार्टी जो होता है यानी कि अदर साइड के जो वकील होते हैं वो इस साइड के विटनेसेस से क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं, तो इसे ही हम कहते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन, यानी कि क्वेश्चनिंग ऑफ विटनेसेस। नेक्स्ट देखते हैं डैमेजेस। डैमेजेस सिंपली आपको सिविल लॉ सूट में मिला जाता है। अब देखिए डैमेजेस और कंपनसेशन बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ मैं क्लियर कर देती हूँ कि जब कोई सिविल सूट फाइल होता है ना, तो सिविल सूट में क्या होता है, या आपका किसी ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आपका किसी ने हक मान लिया, या आपको किसी ने बदनाम किया है, ठीक है, तो तब हम सिविल सूट फाइल करते हैं, ठीक है, सिविल कोर्ट ऑफ लॉ में। तब वहाँ से हमें क्या होता है, जो अगेंस्ट पर्सन होता है, जो अपोजिट पार्टी होता है, वो अगर सही में दोषी पाया जाता है, उसे कोर्ट ऑर्डर देती है कि वो डैमेजेस प्रोवाइड करे। जो पार्टी जो सफ़र कर रही है, जो जिस पार्टी का नुकसान हो गया है और जिसकी वजह से नुकसान हुआ है, वो पार्टी, जिस पार्टी का नुकसान हुआ है उस पार्टी को डैमेजेस प्रोवाइड करेगी। तो ये डैमेजेस कैसे प्रोवाइड होता है, ये डैमेजेस कोर्ट प्रोवाइड करवाती है कहकर, ठीक है। अब कंपनसेशन की बात करें तो अब देखिए जब कोई भी क्रिमिनल केस होता है, यानी कि किसी ने रेप किया है, मर्डर किया है, चोरी की है, डाका डाला है, कुछ भी हो सकता है ना, क्रिमिनल केसेस बहुत तरीके के होते हैं। जब आप इंडियन पेनल कोड या BNS पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि टाइप्स ऑफ क्राइम्स, कितने तरह के क्राइम्स होते हैं हमारे सोसाइटी में। सो ये जो क्राइम्स होते हैं ना, तो जब ये ऑफेंडर, जो जिसने ये अपराध किया है, जिसने वो ऑफेंस किया, ऑफेंस मतलब अपराध, जिसने अपराध किया होता है उस पर्सन को दोषी माना जाता है, तो उस पर्सन को पनिशमेंट दिया जाता है। सिविल सूट में पनिशमेंट नहीं मिलता, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि सिविल लॉ में डैमेजेस प्रोवाइड की जाती है और क्रिमिनल लॉ में आपका पनिशमेंट दिया जाता है। पनिशमेंट के साथ साथ आपने सुना होगा कंपनसेशन दिया जाता है या फिर फाइन दिया जाता है, यानी कि नुकसान भरपाई करने के लिए, और हमारे सिविल सूट में डैमेजेस प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डैमेजेस एंड कंपनसेशन। क्रिमिनल लॉ में पनिशमेंट दिया जाता है प्लस फाइन, यानी कि जिसे हम कंपनसेशन बोल सकते हैं, और सिविल सूट में हमें डैमेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो या अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी मदद चाहिए हो गाइस, तो आप मुझे सिंपली कमेंट कर सकते हैं। मैं जितना हो सके मैं कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर दूं। नेक्स्ट इज डिफेमेशन। डिफेमेशन का मतलब सिंपल सा यही होता है कि किसी को बदनाम करना, यानी कि किसी की प्रॉपर्टी या रेपुटेशन को किसी के नाम में बदनामी कर दिया गया हो, पर्सन डिफेमेशन का सूट फाइल कर सकता है इन द सिविल कोड ऑफ लॉ, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे डिफेंडेंट। अब यहाँ पे कुछ चीज़ को अच्छे से ध्यान में रख लीजिए, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। को ये भी पता होगा कि रिस्पोंडेंट भी कहा जाता है, तो रिस्पोंडेंट हम आगे जानेंगे, पहले जान लेते हैं डिफेंडेंट। डिफेंडेंट क्या कौन होते हैं, एक ऐसा पर्सन, देखिए जब भी कोई कॉज ऑफ एक्शन होता है, यानी कि किसी पर्सन का कुछ हार्म हो गया, A और B के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो, A ने
वही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ए को अपना घर सेल करना था बी ने क्या किया, आधा पेमेंट कर दिया, आधे पैसे पेमेंट कर दिया। अब क्या है, ए जो है वो रिफ्यूज़ करता है, यानी कि वो मना करता है बी को, ये कहता है कि मैं तुम्हें अपना घर नहीं बेचूंगा, और आधा पैसा उसने ऑलरेडी ले लिया है, आधा बाकी है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो जाता है, बी के पास ये कॉज ऑफ एक्शन आ गया, बी के पास ये राइट आ गया कि वो अब ए को इन दी सिविल कोर्ट ऑफ लॉ में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्यू कर सकता है, यानी कि मामला दर्ज कर सकता है। अब ये जब यहाँ पे जब ये केस फाइल किया जाएगा ना, तो ये जो बी है ये हमारा बन जाएगा प्लेंटिव, ठीक है, ये हमारा बन जाएगा प्लेंटिव, क्योंकि उसने फाइल किया है। जो कोर्ट ऑफ लॉ में केस दर्ज करता है उसे कहते हैं प्लेंटिव। अब ये प्लेंटिव जब कोर्ट में सू करेगा ए को, तो ए जो है वो बन जाता है डिफेंडेंट। डिफेंडेंट क्या करता है, उस सूट को, यानी जो बी ने कोर्ट ऑफ लॉ में जो सूट फाइल किया, जो कंप्लेन जो ए के खिलाफ में दर्ज किया है, वो ए जब जाएगा एज अ डिफेंडेंट, जब कोर्ट में जाएगा, वो उस सूट को, यानी कि उसके कंप्लेन को वो मना करता है कि नहीं, ये डिनाई करता है कि ये सही नहीं है, मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम है। तो ऐसे ही करके ट्रायल शुरू होता है, ट्रायल चलता है। अच्छा, इन क्रिमिनल केसेस में भी डिफेंडेंट कहा जाता है, ठीक है, अक्यूज्ड कहा जाता है, अक्यूज्ड भी बोलते हैं, डिफेंडेंट भी बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं एविडेंस। एविडेंस हमें पता है, सबूत। अब क्या होता है, एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट का मतलब होता है टू कंप्लीट। टू कंप्लीट आपने सुना होगा कि ये एग्जीक्यूट करवा दो, ये एग्जीक्यूट किया गया। एग्जीक्यूट का मतलब है कि कोई भी काम को, किसी भी पेपर को, समझिए एग्जाम्पल में लेते हैं रजिस्ट्री। रजिस्ट्री होता है ना, घर का कागज़ ज़मीन लैंड रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, वैसे फ्लैट का भी रजिस्ट्रेशन होता है, हर एक चीज़ का रजिस्ट्रेशन होता है। तो वो जो रजिस्ट्री होता है ना, तो उसको समझिए कि एग्जीक्यूट करवाना, मतलब उस रजिस्ट्री को कंप्लीट करवाना, इसे ही हम एग्जीक्यूशन कहते हैं, यानी कि एग्जीक्यूट करवाना। अब नेक्स्ट है फोरफीचर। फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी आपने सुना होगा कि इसका सिंपल मतलब ये होता है कि जब कोई पर्सन डिफ़ॉल्ट पाया जाता है कि हाँ, ये इसमें दोषी है, ये दोषी है, इसने दोष किया है। सब एग्जाम्पल से समझते हैं कि आपने एक होम लोन लिया है, ठीक है, ए ने एक होम लोन लिया है थ्रू बैंक। अब ये क्या हुआ, ए को बैंक ने लोन दे दिया और ए ने एक फ्लैट खरीद लिया। अब क्या है, ए ने फ्लैट तो खरीद लिया, बट उसे तो पैसे भरने पड़ेंगे ना, बैंक को रिटर्न देने पड़ेंगे। अब वो क्या करता है, तो कुछ पैसे देता है, समझिए एग्जाम्पल के तौर पे 2-3 महीने देता है, उसके बाद वो देना बंद कर देता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ए ने डिफॉल्ट किया, ए ने पैसे नहीं दिए बैंक को। अब क्या होगा, बैंक जो है ए को कोर्ट ऑफ लॉ में सू करेगा, ठीक है, फॉर नॉन पेमेंट, ठीक है, एक किसी बेस के ऊपर सिविल सूट फाइल करेगा बैंक अगेंस्ट ए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ए दोषी जब ठहरा दिया जाता है, जहाँ पर जब कोर्ट ऑफ लॉ में ये प्रूफ हो जाएगा कि हाँ, ए ने डिफॉल्ट किया है, ए ने पेमेंट नहीं की है, ए ने घर ज़बरदस्ती लेकर वो बैठ गया है और पैसे रिटर्न नहीं दे रहा है, तो इन दैट केस क्या होता है, कोर्ट से ऑर्डर मिलता है, बैंक क्या कर सकता है, बैंक अपना वो फॉरफीचर कर सकता है, यानी कि छीन सकता है सारा इंटरेस्ट प्रॉपर्टी ए से। इन दैट केस क्या होगा, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी हो जाएगा, यानी कि ए की तरफ से वो जो फ्लैट उसे मिला है, वो फ्लैट वो उससे वापस छीन लिया जाएगा, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट है हियरिंग। हियरिंग क्या होता है, हियरिंग ऑफ पिटीशन। जब भी अदालत में सुनवाई होती है, ठीक है, केस की सुनवाई, आपने सुना ही होगा, केस की सुनवाई होती है, तो उसे ही हम हियरिंग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है इनकम्पिटेंट। इनकम्पिटेंट का मतलब है जो इनकम्पिटेंट का मतलब है जो कोई भी पर्सन, जब वो मतलब डिस्क्वालीफाई हो जाती है, यानी कि वो इनकेपेबल हो जाता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को या अग्रीमेंट को परफॉर्म करने से, तब हम उससे कहते हैं इनकम्पिटेंट। एग्जाम्पल से समझते हैं कि कोई पर्सन है, वो पहले क्या था, पर्सन ए है, ए और बी के बीच क्या हो रहा है, एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो रहा है, ठीक है, किसी भी रीज़न से समझ लीजिए कि वही सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी हो रहा है, ठीक है, सेलिंग ऑफ अग्रीमेंट टू सेल हो गया एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ए जो है वो पेमेंट कर रहा था, वो धीरे धीरे दे रहा था। अब क्या हो गया, ए जो है उसको कुछ ऐसा हो गया, उसका सपोज एग्जाम्पल लेते हैं, उसका सपोज एक्सीडेंट हो जाता है, तो इन दैट केस वो पागल हो जाता है, इनसेन हो जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इनकम्पिटेंट हो जाता है, यानी कि अनएबल टू परफॉर्म दैट कॉन्ट्रैक्ट फर्दर, ठीक है। अब यहाँ पे इनकम्पिटेंसी बहुत टाइप्स की होती है। सपोज कोई इंसान पागल हो गया, या फिर अनसाउंड माइंड पर्सन है, उसे पता ही नहीं कि ये क्या कॉन्सिक्वेंस होने वाला है, ठीक है। तो या सपोज कोई माइनर है, जिसे पता ही नहीं है कि ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, तो इसे भी हम इनकम्पिटेंट बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई लैक्स, जब कोई पर्सन जिसके अंदर काबिलियत जो है होती है ना किसी काम को करने की, वो खत्म हो जाती है, तो इन दैट केस हम उसे कहते हैं कि इनकम्पिटेंट हो गया वो पर्सन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं माइनर। माइनर क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जो अंडर एज हो, यानी कि 18 साल से कम हो जिसका उम्र, और वो 18 साल या फिर 21 ईयर का नहीं हो जाता, तब तक वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं कर सकता। अगर वो कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करता है तो हम उसे वॉइड कहते हैं, ठीक है। तो माइनर जो बच्चा है ये, और वो माइनर जो होता है वो इनकम्पिटेंट होता है, क्योंकि माइनर को तो पता नहीं होता है ना किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सिक्वेंस। तो अगर इन दैट केस अगर कोई पर्सन किसी माइनर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये जानते हुए कि वो बच्चा है फिर भी, तो इन दैट केस अगर वो माइनर किसी भी तरीके का कोई डिफॉल्ट करता है, तो यहाँ पे माइनर को सज़ा नहीं मिलती, ठीक है। लॉ में उस माइनर को सज़ा नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे ऑपोजिट पार्टी को ये पता था कि वो बच्चा है, फिर भी उसने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किया, तो यहाँ पे गलती किसकी है, ऑपोजिट पार्टी की, नहीं कि उस बच्चे की, ठीक है।
नेक्स्ट है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। अब क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ये एक तरह की ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो अचानक फॉर्म हो जाती है, हालांकि इसमें कोई भी इंटेंशन नहीं होता, इंटेंशन फॉर्म करने की नहीं थी, फिर भी सडनली एक ऐसा कुछ सर्कमस्टेंसेस पैदा हो जाते हैं जिसकी वजह से एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाता है, और जिसकी वजह से में एक पर्सन है ए, वो रास्ते से जा रहा था, अब उसे रास्ते में एक गोल्ड की नेकलेस मिल गया, ठीक है, गोल्ड नेकलेस उसे मिला। अब ये क्या है, वो उसे लेकर घर चला गया, तो यहाँ पे हो गया एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, यानी उस पर्सन, वो पर्सन के ऊपर अब लाइबिलिटी आ गई कि ये वो उस नेकलेस को जो ओनर है उस तक पहुंचा दे, ठीक है। अब अगर वो रख लेता है अपने पास, ठीक है, तो बाद में अगर अगर बाद में ओनर उसे ढूंढते हुए आता है तो ये नहीं बोल सकता कि अब ये मेरा हो गया, ठीक है, इसके लिए फिर उसे सू किया जा सकता है कोर्ट में। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है कि उस पर्सन को गोल्ड का नेकलेस मिला तो उस पर्सन की ये लाइबिलिटी बन गई, ये उसका मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया कि वो उसे ओनर तक पहुंचाए, चाहे वो पुलिस में जाके उसे दे या फिर पता लगाए, कुछ भी करे, तो ये एक तरह का क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हो गया जो फॉर्म हो गया उस पर्सन के बीच और उस ओनर के बीच, ठीक है। ठीक है, सो गाइस, इसी के साथ मेरी वीडियो यहीं पे एंड होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इस चैनल में मैं आपके लिए लॉ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बेनिफिशियल वीडियोस ले आऊँगी, और स्पेशली अगर आप इंट्रेंस यानी कि आने वाले कैलकाटा यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस टेस्ट के लिए प्रिपरेशन ले रहे हैं, तो आप इस मेरे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आपको इस चैनल पर बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलने वाली है। सो गाइज, इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे एंड होती है। मिलती हूँ अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय।